नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और मुंबई स्टूडियो से प्रशांत मौजूद हैं और आप देख रहे हैं योर स्टॉक्स। इस शो में हम शामिल करेंगे आपके सवालों को। अगर आपके कुछ सवाल हैं तो आप हमसे पूछिए। सवाल पूछने का तरीका बेहद ही आसान है। आप हमें फोन कर सकते हैं, अपने सवाल हमें व्हाट्सएप कीजिए और इसी के साथ ही साथ हम सोशल मीडिया पर भी हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर यानी कि एक्स। इसके जरिए भी आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। ये सोशल मीडिया हैंडल आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है और लगातार सवाल पूछने का तरीका भी आपके स्क्रीन पर फ्लैश होता रहेगा। हमारे साथ एक्सपर्ट भी कुछ ही देर में शामिल होंगे जो कि आपके सवालों का जवाब देंगे। लेकिन उसके पहले बाजार पर एक नजर डाल लेते हैं और मार्केट आज तीसरा दिन हम देख रहे हैं कि एक छोटे दायरे में कारोबार हो रहा है। हालांकि कल के दिन हमने देखा था कि बाजार में रिकवरी आई थी निचले स्तरों से, आज वो कंटिन्यू है। लेकिन 22,200 के ऊपर की ओपनिंग हुई और अभी भी देखिए 22,200 के ऊपर बाजार टिका हुआ है, बट बहुत ही छोटे दायरे में यहाँ पर कारोबार हो रहा है। फ्लैटिश कारोबार, निफ्टी भी करीब करीब 75 अंक की बढ़त के साथ कारोबार कर रहा है। लेकिन एडवांस डिक्लाइन रेशियो देखेंगे तो आज के दिन हम देख रहे हैं कि ज्यादातर स्टॉक्स आज लाल निशान में कारोबार कर रहे हैं। तो मार्केट ब्रेथ थोड़ा नेगेटिव नजर आ रहा है। गिरने वाले शेयरों पर नजर डालें तो आज टॉप निफ्टी लूजर हैं एशियन पेंट्स, अपोलो हॉस्पिटल, बजाज ऑटो, मारुति सुजुकी, आयशर, एमएनएम। ऑटो पैक आज पूरा वीक नजर आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ आईटी शेयरों से आज अच्छा सपोर्ट है। टीसीएस, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा हल्की बढ़त के साथ कारोबार कर रहे हैं। वहीं एचडीएफसी लाइफ, टाटा कंज्यूमर, टाटा मोटर्स में भी करीब करीब ½ % की बढ़त देखने को मिल रही है। तो ये है ओवरऑल मार्केट का सेटअप आज के लिए। कल एक्सपायरी है और उसको देखते हुए आज बाजार पर कैसे ट्रेड करें, किस तरह की पोजीशन लेकर जाएं, ये भी हम एक बार समझ लेते हैं। और हमारे साथ दोनों ही खास मेहमान मौजूद हैं। जियोजीत फाइनेंशियल्स के गौरांग शाह और निर्मल बैंक के आयुष मेहता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है शो पर। आयुष जी, क्या सलाह देंगे आप मार्केट में? 3 दिनों से हम कंसोलिडेशन देख रहे हैं और अब सीरीज की एक्सपायरी को भी हम अप्रोच कर रहे हैं। उसको देखते हुए क्या लेवल्स इंपॉर्टेंट होंगे अब मार्केट के लिए? फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी गुड मॉर्निंग पूजा जी, प्रदीप जी एंड गौरांग जी एंड टू ऑल द व्यूअर्स। मुझे लगता है मार्केट आज भी रेंज बाउंड ही रहना चाहिए। हम पिछले 3-4 दिन से मार्केट में रेंज बाउंड मूव ही देख रहे हैं। आज अगर हम निफ्टी के लेवल्स की बात करें तो ऊपर में 22,300 का एक रेजिस्टेंस जोन है। अगर वो ब्रेक करता है निफ्टी तभी हम ऊपर में 22,370 से 22,450 तक के लेवल्स इसमें देखेंगे। और नीचे जो निफ्टी में सपोर्ट जो बन के आ रहा है वो 22,140 का। अगर वो सपोर्ट ब्रेक करता है तो नीचे में निफ्टी 22,000 के लेवल्स को टेस्ट करेगा। लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये मार्केट रेंज में ही रहने वाला है। और अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी ने आज थोड़ा सा अच्छा परफॉर्म किया है, पर बैंक निफ्टी में एक 50 डे मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस है जो कि है तकरीबन 46,870 का। अगर 46,870 बैंक निफ्टी वो रेजिस्टेंस पार करता है अपने 50 डे मूविंग एवरेज का, तो ही हम बैंक निफ्टी में ऊपर में 47,000 से 47,100 के लेवल्स भी देखेंगे। और नीचे में जो बैंक निफ्टी का बड़ा सपोर्ट बन के आता है वो 46,500 का है। और अगर वो ब्रेक होता है तो नीचे में 46,300 जो 20 डे मूविंग एवरेज है वो बैंक निफ्टी टेस्ट कर सकता है। लेकिन अगेन ये दोनों या ऊपर या नीचे के लेवल्स ब्रेक करने के बाद ही एक बड़ा मूवमेंट आएगा। तो ये है इंडेक्स पर राय आयुष जी की तरफ से आती हुई। चलिए बढ़ते हैं आगे और कुछ सवालों को यूट्यूब पर जो लाइव हमारे दर्शक पोस्ट कर रहे हैं उनको शामिल करते हैं। आर के कुंदल साहब हैं और इनका सवाल धन लक्ष्मी बैंक पे है। लगभग 49 रुपए की इनकी खरीद है और 3,000 स्टॉक इनके पास धन लक्ष्मी बैंक के हैं। गौरांग सर, गुड मॉर्निंग, प्रशांत बात कर रहा हूं। बताइए धन लक्ष्मी बैंक पे आपका क्या नजरिया होगा? लगभग 49 रुपए की खरीद है। धन्यवाद प्रशांत, आपका इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए। आपको, पूजा को और सभी दर्शकों को शुभ प्रभात हमारे तरफ से। ये एक ऐसी कमजोर बैंक है और जिस प्रकार से इस बैंक को लेकर के जो खबरें आई थी प्रशांत, उसको लेकर के हम काफी चिंतित थे। बुनियादी तर्क के आधार पर कोई कवरेज नहीं है धनलक्ष्मी बैंक पर, इसलिए विशेष रूप में यहाँ पर टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा। लेकिन हमें निजी क्षेत्र में कुछ बैंक बहुत पसंद आती है। सरकारी बैंकों में भी कुछ ऐसी बैंक है जहां पर हमारी खरीद की राय है। और परिवर्तन के रूप में अगर कुछ विकल्प मैं यहाँ पर सुझाना चाहूँ तो निजी क्षेत्र में सिटी यूनियन बैंक है और फेडरल बैंक है, जहां पर ये चाहे तो परिवर्तन कर सकते हैं। सरकारी बैंकों में सूची में पंजाब नेशनल बैंक है, जहां पर तीसरी तिमाही के आंकड़ों में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है और अब ये परिवर्तन निरंतर आपको आगे वाले समय में आता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा बैंक ऑफ बड़ौदा भी है जो
हमारी खरीदारी की सूची में। तो ये बैंक्स पसंद आते हुए इस वक्त गौरांग सर को, लेकिन ज़रा धनलक्ष्मी बैंक पर एक नज़रिया आयुष आपसे भी ले लेते हैं। दर्शक की जो खरीद है वो 48 रुपये, लगभग 49 रुपये की खरीद है। बताइए क्या आपका नज़रिया बन रहा है धनलक्ष्मी बैंक पे? धनलक्ष्मी बैंक की अगर हम डेली चार्ट की बात करें तो इसमें एक डबल टॉप फॉर्मेशन बनाया है जो कि स्टॉक के लिए थोड़ा सा नेगेटिव है। तो मुझे लगता है इसमें नीचे में एक सपोर्ट जोन है जो है 39 रुपीज के आसपास तक। अगर 39 रुपीज तक मुझे नहीं लगता है स्टॉक में रुकना चाहिए, जो कि स्टॉक का चार्ट कुछ पॉजिटिव नहीं है। तो एक बार मुझे लगता है इसमें अपना स्टॉप लॉस लगा के इसको एग्जिट कर लेना चाहिए। और अगर किसी को इसमें थोड़ा सा नीचे में स्टॉप लॉस लगाना है तो 44 के नीचे तो मुझे लगता है इसको एग्जिट कर लेना चाहिए। ओके, धनलक्ष्मी बैंक पे हम देख रहे हैं काफी सारे सवाल आ रहे हैं इस बीच। काफी सारे दर्शक हमें ये सुझाव भी दे रहे हैं। तो आपको फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों नजरिया बता दिया है। चंडीगढ़ से अजय हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन पर। अजय जी नमस्कार, सवाल पूछिए अपना। नमस्कार मैडम, मेरे पास इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के 390 शेयर हैं 245 के रेट पर, जो मैंने 1 महीना पहले लिए थे, और मेरा ड्यूरेशन 1 साल तक मैं होल्ड कर सकता हूँ। 245 थोड़ा ऊपरी लेवल पर आपने ले लिया इस स्टॉक को। आयुष जी क्या सलाह देंगे? इंजीनियर्स इंडिया में 245 पर लिया था, तब से स्टॉक टूट ही रहा है। 1 साल का समय और दे सकते हैं। चार्ट्स पे ये कंपनी कैसी लग रही है आपको? इंजीनियर्स इंडिया ने काफी अच्छा अपना मूवमेंट दिखाया है। हाइट ऑफ हायर बॉटम का फॉर्मेशन है, नो डाउट। ऊपर से जो इसने हाई बनाया है तकरीबन 274 के आसपास का, वहां से स्टॉक रिट्रेस हुआ है, अभी 212 के आसपास चला है। लेकिन इसमें जो सपोर्ट जोन जो बन के आता है 190 के लेवल का है। तो मुझे लगता है एक बार ये 190 टेस्ट कर सकता है। अगर लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो मुझे लगता है डेफिनेटली स्टॉक को होल्ड करना चाहिए 190 के स्टॉप लॉस के साथ। इंडिया पर यह नज़रिया आयुष जी की तरफ से आता हुआ। इस बीच बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, ज़रा मैं बारी बारी से उन सवालों को, यूट्यूब के जो दर्शक हैं उनके सवाल हैं। एक दर्शक हैं, उनका सवाल कोल इंडिया पे, हालांकि उन्होंने लेवल्स नहीं बताए, लेकिन कोल इंडिया पर नज़रिया चाहते हैं कि फ़िलहाल के हिसाब से अगर हम देखें तो क्या नज़रिया बन रहा है। इसके अलावा एक और दर्शक हैं शैलेंद्र प्रताप, वो साउथ इंडियन बैंक पर नज़रिया चाहते हैं। 32 रुपये की खरीद है इनकी। गौरांग सर ज़रा कोल इंडिया पर सबसे पहले राय दीजिए। तो प्रशांत, कोल इंडिया पर ही नहीं, हम साउथ इंडियन बैंक पर भी राय देंगे क्योंकि हमारी कवरेज दोनों पर है। इस तीसरी तिमाही के आंकड़े को लेकर के थोड़ी बहुत परिस्थिति कमजोर थी। और एक चीज आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि कोल इंडिया जिस कारोबार है, कोयले की खदान यानी कि कोल माइनिंग, तो कभी कभी ऐसी परिस्थिति होती है कि कोल माइनिंग करते करते जो क्वालिटी आती है कोल की, वो इतनी बेहतर नहीं होती है। कुछ कारणों को लेकर के जिस मात्रा में माइनिंग की जाती है उसके आंकड़े नीचे आते हैं, क्योंकि कुछ परिस्थितियां ऐसी आती है कि उनको काम काज थोड़ा बहुत रुकाना पड़ता है वगैरह वगैरह। तो और पिछले साल भर में आप देखने जाए प्रशांत, तो मेरे ख्याल से इस कंपनी ने अच्छा रुझान दिया है। एक तो कोयले की क्वालिटी में सुधार हुआ था कुछ तिमाहियों में, और दूसरी तरफ ई ऑक्शन के द्वारा जो रियलाइजेशन होते थे वो भी काफी बेहतर हुए थे। और कोयले की मांग को लेकर के तो कोई प्रश्न चिन्ह है ही नहीं। तो अगर निवेश लंबी अवधि के लिए तो पहले तो बने रहे। साउथ इंडियन बैंक पर, ये एक ऐसी बैंक थी निजी क्षेत्र की छोटी बैंक, जो काफी लंबे समय तक 15 और 20 रुपए के आसपास कामकाज करती रही। फिर यहाँ पर भी अगर आप देखने जाएं तो पिछले कुछ तिमाहियों से नतीजों में बहुत बेहतर सुधार हुआ है। फिलहाल जो लक्ष्य हम लेकर के चल रहे हैं साउथ इंडियन बैंक पर, वो करीबन 40 रुपए के आसपास है लंबी अवधि के लिए। ओके, ठीक है। तो ये है नजरिया स्टॉक पर। अगला सवाल ले लेते हैं। और अश्विनी कमाटे जी ने हमें सवाल भेजा है यूट्यूब पर। एनबीसीसी है इनके पास और 144 पे इन्होंने ये स्टॉक लिया हुआ है। और आज हम देख रहे हैं एनबीसीसी ये थोड़ा नीचे भी आ गया है। आयुष जी क्या सलाह देंगे आप? अश्विनी जी को 144 पे लिया था और आज हम देख रहे हैं कि 3% की गिरावट इस स्टॉक में देखने को मिल रही है। मेरे ख्याल से हाल फिलहाल में इनकी खरीद है। तो ये आज जो करेक्शन आया है इसमें क्या करें? स्टॉप लॉस भी बताइए और नेक्स्ट टारगेट क्या देख रहे हैं आप कंपनी में? एनबीसीसी अभी जो डेली चार्ट्स पे थोड़ा सा वीक हो गया है। इसमें 147.80 148 रुपीज़ का एग्रेशन है स्टॉक। जैसे ही स्टॉक 148 के ऊपर निकलेगा तभी स्टॉक में नई रैली आएगी। लेकिन अभी आज इसमें ऑलमोस्ट ओपन इक्वल टू हाई भी स्टॉक ने बना दिया है। तो मुझे लगता है आज स्टॉक में और थोड़ा प्रेशर रह सकता है और 130 तक के लेवल पे ही आ सकता है। अगर 130 ब्रेक करता है तो मुझे लगता है स्टॉक में से एग्जिट कर लेना चाहिए और नीचे में 110 रुपीज़ के आसपास स्टॉक में वापस री एंट्री करनी चाहिए।
ठीक है, तो एनबीसीसी पर ये खास नजरिया, बेहतर रणनीति आपके लिए। बढ़ते हैं आगे। कॉलर हमारे साथ इस वक्त मुंबई से जुड़े हुए हैं राम ब्रिजेश सिंह जी। राम ब्रिजेश साहब नमस्कार, पूछिए क्या जानना चाहते हैं आप? सर जी नमस्ते सर, मेरे पास मोरपिन लैब के 2400 शेयर्स हैं। मैं लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहा हूँ, तो उसको क्या होल्ड करूँ या क्या? ठीक है, मुझे सजेशन चाहिए। ठीक है। मैं अगर गलत नहीं हूं तो आपने 54 रुपए के आसपास खरीदा इसे? जी सर, जी सर। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म का नजरिया आपको चाहिए। गौरांग सर, मॉर्पिन लैब्स पे अगर आपकी कवरेज हो तो प्लीज राय दीजिए। 54 रुपए की खरीद है, लॉन्ग टर्म नजरिया है। शान जी, सिंह साहब की हम सहायता नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहाँ पर कवरेज नहीं है। मैं क्षमा चाहता हूँ। आयुष, जरा मॉर्पिन लैब पर राय दीजिए। 54 रुपए की खरीद है और लंबी अवधि का नजरिया है। मोरबन लैब की बात करें तो उन्होंने आई थिंक वीकली चार्ट पे इसका ब्रेकआउट ही था जो 54 रुपए के आसपास का था, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली फॉल ब्रेकआउट निकला है और अभी स्टॉक 50 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। स्टॉक में जो सपोर्ट बन के आता है वो नीचे में 47 रुपीज का है। जब तक स्टॉक 47 रुपीज क्लोजिंग बेसिस पे होल्ड कर रहा है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 47 के बाद स्टॉक में एक रिवर्सल, एक नेगेटिव ट्रेंड की तरफ ये स्टॉक चला जाएगा और इसमें जो रैली आएगी 56 के ऊपर ही आएगी। तो 47 से 46.50 का इसमें आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए क्लोजिंग बेसिस का। ठीक है। तो स्टॉप लॉस मेंटेन करके आप होल्ड कर सकते हैं ये इस शेयर पर। यूट्यूब पे काफ़ी सारे सवाल हमें मिल रहे हैं, हम कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा सवालों को लेने की। राजू कुमार जी ने कोल इंडिया पे सवाल भेजा है, इन्होंने 455 पे लिया हुआ था, 3 महीने का समय और दे सकते हैं, तो शॉर्ट टर्म के लिए इन्होंने कोल इंडिया में खरीदारी की हुई है। आयुष जी, कोल इंडिया पर सलाह दीजिए। 8 के आसपास चल रहा है तो मुझे लगता है स्टॉक में अभी बना ही रहना चाहिए जब तक ये स्टॉक 427 अपने क्लोजिंग बेसिस को होल्ड कर रहा है। 427 पे इसका एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर का ब्रेकडाउन आ जाएगा जो स्टॉक को नीचे में तकरीबन 400 के आसपास ले आएगा। तो अगर ये स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाता है, 400 के नीचे स्टॉक ट्रेड, सॉरी 427 के नीचे स्टॉक ट्रेड करके निकलना शुरू करता है, तो 400 रुपए के आसपास इसमें वापस हमें बाइंग का नजरिया बनाना चाहिए और 400 रुपए के आसपास में वापस बाइंग की जा सकती है। ठीक है, तो यह है नजरिया कोल इंडिया पर। एक दर्शक ने सवाल भेजा है सुजलॉन एनर्जी पे। गौरांग जी, आपसे सवाल होगा, सुजलॉन एनर्जी ये कहना चाह रहे हैं कि मौजूदा स्तर पर लॉन्ग टर्म के लिए ले सकते हैं क्या? आपकी क्या सलाह होगी सुजलॉन पर? देखिए, ये स्टॉक काफी लोगों को सताया है। स्टॉक जिस स्तर पे हुआ करता था और जिस स्तर पर है, परिवर्तन हुआ है, इसमें कोई दो राय ही नहीं पूछा। लेकिन बुनियादी तर्क के आधार पर अगर आपको ग्रीन एनर्जी यानी कि सूर्य से उत्पादन होने वाली सोलार एनर्जी या फिर सूर्य ऊर्जा या फिर वायु से उत्पादन होने वाली वायु ऊर्जा या फिर विंड पावर, यहाँ पर निवेश करना है तो हमारी इस पर तो कवरेज नहीं है, इसलिए विशेष रूप में टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन टाटा पावर, एनटीपीसी, सीएससी जैसी कंपनियां हैं जहां पर हम खरीद की राय दे रहे हैं। टाटा पावर, दूसरा स्टॉक आपने कौन सा बोला गौरांग जी? एनटीपीसी, एनटीपीसी, टाटा पावर और सीईएससी। सीईएससी, टाटा पावर, एनटीपीसी। अगर आपको पावर स्पेस में एंट्री लेनी है तो ये 3 स्टॉक्स ज़्यादा बेहतर नजर आ रहे हैं बनस्पत सुजलॉन के। तो अगर आप एंट्री लेना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं। यूट्यूब से लेंगे और इन सवालों को लगातार हमारे जो दर्शक हैं, जो निवेशक हैं, वो लाइव हमारे शो में पोस्ट कर रहे हैं। उन्हीं में से एक दर्शक हैं विजय शुक्ला जी। विजय शुक्ला जी का सवाल जो है वो इरकॉन पे है और 254 रुपए की खरीद है इनकी। इसके अलावा एक और हमारे दर्शक हैं जिन्होंने ऊर्जा ग्लोबल पे अपना सवाल हम तक पहुंचाया है, 39 रुपए की खरीद है। आयुष, आपके पास आएंगे, जरा बताइए, इरकॉन 254 रुपए की खरीद और ऊर्जा ग्लोबल 39 रुपए की खरीद, इन दोनों स्टॉक्स पर जरा नजरिया दीजिए। इरकॉन की बात करें तो इरकॉन काफी टाइम से कंसोलिडेशन में चल रहा है, तकरीबन 10-15 दिन हो गए स्टॉक कंसोलिडेट करते हुए। लेकिन इसमें ये हो रहा है कि एक डबल टॉप फॉर्मेशन हम इस चार्ट में देख रहे हैं जो कि 240 के आसपास का है। तो मुझे लगता है एक बार इरकॉन से निकल जाना चाहिए इस टाइम, इस लेवल पे। और सेकंड स्टॉक कौन सा बताया, पूछा आपने? जी, ऊर्जा ग्लोबल। अनफॉर्चुनेटली पूजा ग्लोबल के चार्ट्स नहीं मैं पुल अप कर पा रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, चलिए, इसका डेटा नहीं है इसलिए हम आप तक इसके बारे में राय नहीं दे पा रहे हैं। और चलिए अब एक और खास सेगमेंट की ओर बढ़ते हैं और ये है ऑप्शन का चैंपियन।
यूनिवर्सिफाई की ध्वनि पटेल हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुकी हैं। ध्वनि जी, गुड मॉर्निंग। प्रशांत बात कर रहा हूं, बताइए आज आपकी ऑप्शन की रणनीति क्या है? गुड मॉर्निंग प्रशांत। आज की हमारी ऑप्शन की रणनीति जो है वो इंडेक्स पे रहेगी। निफ्टी का काफी टाइम से हम ट्रेंड देख रहे हैं कि बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी के साथ हमें इसके अंदर काम करना है, बट जो मोमेंटम है वो हमें काफी ऊपर की तरफ नहीं मिल पाता है। तो इन्हीं सर्कमस्टांसेस में हम बुल कॉल स्प्रेड जो होता है निफ्टी का, उस स्ट्रैटेजी के साथ निफ्टी को यहाँ पे ट्रेड करेंगे। 7 मार्च जो अगली एक्सपायरी है 7 मार्च की आपको ऑप्शन खरीदनी है। यहाँ पे 22,200 की ऑप्शन को खरीदे। यहाँ पे 230 से 32 रुपए का इसका भाव चल रहा है, और 22,600 की कॉल ऑप्शन को आपको बेचना है, जो 60 से 61 रुपए की भाव पे यहाँ पे चल रही है। इस स्ट्रैटेजी के वर्कआउट करने पे आपको यहाँ पे जो मैक्स गेन है वो 11,400 तक का हो सकता है, और मैक्स लॉस जो आपका बन सकता है वो 8,500 तक का हो सकता है। इसका मार्जिन जो है वो काफी एक क्वेश्चन होगा कि कितना लगेगा, तो 22,200 तक का इसका अंदर मार्जिन लग सकता है। तो रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से देखें तो 1:1.5 का इसका रिस्क रिवॉर्ड बैठता है, बट स्ट्रैटेजी वर्कआउट करने पे आपको यहाँ पे ऑलमोस्ट 50% गेन्स भी देखने को मिलेंगे आपके इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। ठीक है, तो ये है सलाह। निफ्टी पर ऑप्शन की रणनीति अपनाने की सलाह। 22,200 की कॉल खरीद सकते हैं, 232 पर खरीदे। अधिकतम मुनाफा इसमें 11,435 का हो सकता है। नुकसान भी आपको बताया। इसी के साथ ही साथ रिस्क डिस्क्लोजर भी आपके लिए सेबी का कहना है कि अगर आप ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हैं तो संभल के ट्रेड कीजिए, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को इसमें नुकसान होता है। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और भी सवाल शामिल कर लेते हैं। हमें सुबू बाबू जी ने सवाल भेजा यूट्यूब पर ही, और ये जानना चाह रहे हैं कि वोडाफोन आइडिया में अब क्या करें। गौरांग जी, आपसे सवाल होगा, क्या लग रहा है आपको कंपनी का फ्यूचर? खबरें आ रही हैं फंड रेज करने की, और इक्विटी डेट के जरिए 45,000 करोड़ रुपए जुटा सकती है, लेकिन ये जो डेवलपमेंट हो रहे हैं और पूंजी जुटाने के बाद भी क्या आपको लग रहा है कि कंपनी की मुश्किलें कुछ खत्म होंगी? और वोडाफोन आइडिया में जो एग्जिस्टिंग निवेशक बने हुए हैं, ज़्यादातर इसमें हम रिटेल इन्वेस्टर्स देख रहे हैं, उन्हें अब क्या करना चाहिए? अब खबर आने के बाद हम 10% की गिरावट आज देख रहे हैं स्टॉक में, तो आपका क्या व्यू बन रहा है स्टॉक पर? पूजा जी, 30 सेकंड का समय थोड़ा ज्यादा देना इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए। पहले तो महीने दर महीने उपभोक्ताएं जो हैं इनके पास वो गंवा रहे हैं भारतीय एयरटेल और जियो को, पहली बात। दूसरी बात, 2 लाख करोड़ से ज्यादा का बकाया है बैलेंस शीट पर, तो 40,000 50,000 करोड़ की पूंजी क्या करेगी इस पे? दूसरी बात। तीसरी बात, 5G का तो सोचना दूरी है, क्योंकि अभी तक ये 4G पे ही कामकाज कर रहे हैं। ये क्षेत्र ऐसा है जहां पर भारत में इतनी बड़ी संख्या में उपभोक्ता होने के कारण केवल 2 कंपनियां प्राथमिक रूप में कामकाज करे ये अनिवार्य नहीं है, यानी कि मोनोपोली ड्यूपोली जैसी सिचुएशन। ये अच्छा होगा कि बड़े सक्षम प्रतिस्पर्धी इस क्षेत्र में आए, जिससे उपभोक्ताओं को लाभ। चौथी बात, ये क्षेत्र ऐसा है जहां पर निरंतर आपको पूंजी निवेश करनी पड़ती है अपग्रेड्स के लिए, सिस्टम्स के लिए और ट्रांजिशन के लिए, जैसे 2G टू 3G, 3G टू 4G, 4G टू 5G, और अब 6G की बात हुई। तो ऐसी परिस्थिति में इतनी कमजोर बैलेंस शीट, और ये बात नहीं है कि ये पहली बार हम पूंजी जुटाने की बात सुन रहे। इतिहास में, बहुत ही नजदीक के इतिहास में अगर आप देखने जाए तो कई बार ऐसी बातें आई है। कोई कवरेज इस पर हमारी नहीं है, हम विशेष रूप में यहाँ पर टिप्पणी नहीं करेंगे। अगर मैं यहाँ पर विकल्प देना चाहूं तो रिलायंस इंडस्ट्रीज, क्योंकि जियो का कारोबार इसके बैलेंस शीट के तहत आता है, और भारतीय एयरटेल, ये दोनों पर ही हमारी कवरेज है। ठीक है, तो ये नज़रिया फिलहाल वोडाफोन आइडिया पर गौरांग सर का। और तमाम जो वोडाफोन आइडिया के फंड जुटाने को लेकर डिटेल्स हैं वो भी हमने आपके सामने शेयर की ग्राफिक्स के ज़रिए। आप उन जानकारियों को भी हासिल कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे और यूट्यूब से ही सवाल लेते हैं। इस बीच बड़ी खबर SJVN को भी लेकर आ रही है, और SJVN पे ही सवाल हमारे एक दर्शक का है। खबर यह है कि गुजरात में 100 मेगावाट का सोलर पावर प्रोजेक्ट शुरू हुआ है SJVN का, और नवीन है हमारे एक दर्शक जिन्होंने SJVN पर सवाल पूछा है। 145 रुपये इनकी खरीद है SJVN पे, हालांकि इनका नज़रिया शॉर्ट टर्म का है। आयुष बताएं, SJVN कैसा लग रहा है आपको शॉर्ट टर्म नजरिए से? 145 की खरीद है।
एसजेवीएन की बात करें तो ये काफी टाइम से कंसोलिडेट ही कर रहा है तकरीबन 125 से 115 के रेंज में। इसमें जो नीचे का सपोर्ट जोन बन जाता है 115, अगर 115 स्टॉक ब्रेक कर देता है तो मुझे लगता है स्टॉक में एग्जिट कर देना चाहिए और वापस 100 रुपए के आसपास इसमें वापस ले ही जा सकती है। लेकिन ये स्टॉक अगर 128 129 के ऊपर निकल के ट्रेड करता है तो एक नई रैली इसमें चालू होगी जो स्टॉक को ऊपर की तरफ लेके जाएगी और जो 170 तक के आप में भी लेके जा सकती है। लेकिन 115 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है। तो खास रणनीति एसजेवीएन की लिए आयुष जी की तरफ से आपको मिलती हुई।